Okay, Assalamu alaikum everyone. This is the second sequential video of Markov decision process. So in this particular section, we will start with the formalization of Markov decision process. So whenever I use the word formalization, तो by formalization I mean you have to understand कि कोई भी MDP को आप कैसे formalize करेंगे so that we use it in a computer to solve it, right? जब तक आप किसी चीज़ की formalization नहीं करेंगे तब तक आप उसको कंप्यूटर को अंडरस्टैंडेबल बनाने के लिए उसको उसकी जब तक आप समझेंगे नहीं कि कंप्यूटर इसको सॉल्व कैसे करेगा तब तक आप उसको प्रोग्राम नहीं कर सकते, राइट? सो द फर्स्ट थिंग इज सेट ऑफ स्टेट्स. अब स्टेट्स क्या होती है? कोई भी आपकी करंट कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सिस्टम या कोई भी आपकी करंट पोजीशन जिस पे आपका एजेंट अभी है और आपकी डिफरेंट रिवॉर्ड्स हैं, वो आपकी स्टेट है. एंड सेट ऑफ एक्शन मीन्स कि आप किसी भी स्टेट पर हम क्या परफॉर्म कर सकते हैं कि हम कहीं और पहुंच जाएं. एंड द थर्ड वन इज there is no a successor function over here as you have seen कि इससे पहले हम successor functions की बात कर रहे थे लेकिन अब successor function की जगह transition function ने ले लिए. तो it is basically the successor function is basically divided into two parts in which the first one is transition function. ट्रांजिशन फंक्शन इज बेसिकली कि पहला पार्ट है और ये डिफाइन करेगा कि अगर आप अपनी किसी स्टेट पर कोई एक्शन परफॉर्म करेंगे तो उसके बाद आप कहाँ चले जाएंगे, मीन्स प्रोबेबिलिटी क्या है कहीं पहुंच जाने की. सो नाउ लेट्स सपोज कि अगर मैं तमाम हमारे पास जितनी भी स्टेट्स हैं उनको एक नंबर असाइन कर दूं, और नंबर कैसे असाइन करूं या नाम कैसे असाइन करूं, वो जिस रॉ या जिस पर्टिकुलर कॉलम में है उसकी बेसिस पे अगर मैं उसको नेम असाइन कर दूं. जैसे ये 1,1 है, ये 1,2 है, ये 1,3 है, ठीक है. सो ये उस लाइक वाइज दिस इज 3,1 एंड दिस इज 3,4, right? So once we have this thing, let us make our agent कि वो किस पोजीशन पर खड़ा है. तो अगर मैं आपसे कहूँ कि हमारा एजेंट इस वक्त किस पोजीशन पे खड़ा है तो यू वुड से 1,3 ऑब्वियसली, ठीक है. तो सपोज करें आई हैव टू मूव फॉरवर्ड, सो आई नीड टू नो कि लेट सपोज अगर मैं 1,3 पर हूँ और मैं 2,3 पर जाना चाह रही हूँ, मतलब ये एक्शन परफॉर्म करना चाह रही हूँ, तो ट्रांजिशन फंक्शन मेरा मुझे ये कहेगा कि मेरा एजेंट 3,1 पे है, जिससे मैं जब आगे बढ़ना चाहूंगी तो मैं 2,3 पर आ जाऊंगी. तो इसकी फॉरवर्ड जाने के लिए जब मैं फॉरवर्ड जाऊं और 2,3 पे एंड अप कर जाऊं तो इसकी प्रोबेबिलिटी है 80%. तो सेम इसी बात को हम ऐसे भी कह सकते हैं कि मेरा एजेंट जो 1,3 पे खड़ा है वो जब फॉरवर्ड मूव करेगा तो मैं 1,2 पे एंड अप होंगी, इसकी प्रोबेबिलिटी है 10%. बिल्कुल उसी तरह इस बात को मैं ऐसे भी कह सकती हूँ, मेरा एजेंट जो 1,3 पे खड़ा है जब वो आगे मूव करेगा तो वो 1,4 पे एंड अप होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी भी 10% है, ठीक है. तो व्हाट आर द चांसेस दैट यू विल बी एंड अप एट 1,4 और 1,2, ठीक है. सो इफ आई आस्क यू कि मैं 1,3 पे हूँ और मैं ऊपर जा रही हूँ और मैं 3,1 पे एंड अप हूँ, इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या है? तो इफ यू जस्ट पॉज दिस वीडियो एंड थिंक फॉर अ सेकेंड एंड देन चेक द आंसर, देन इट वुड बी बेटर कि आप देख लें कि आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है. तो जब मैं 1,3 पे प्रेजेंट हूँ और मैं 3,1 पे पहुंचने की प्रोबेबिलिटी पूछ रही हूँ, तो देयर इज नो प्रोबेबिलिटी कि मैं 1,3 से किसी भी तरह फॉरवर्ड मूव करूँ तो मैं यहाँ जंप कर जाऊँ, नहीं, ठीक है ना. देयर इज अ सीक्वेंस ऑफ एक्शंस आफ्टर दैट ना, तभी मैं 3,1 तक पहुंच पाऊंगी. तो देयर इज 0% प्रोबेबिलिटी कि मैं 1,3 पे खड़े पे जब फॉरवर्ड मूव करूं तो मैं 3,1 पर पहुंचाऊं, राइट. तो दिस इज व्हाट वी कॉल द ट्रांजिशन फंक्शन. अगर आप किसी स्टेट एस पर हैं, अगर आप किसी स्टेट एस पर हैं और उस पर आप कोई एक्शन ए परफॉर्म करते हैं तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि आप एस डैश स्टेट पर पहुंच जाएंगे. तो सेम इसी चीज को ऐसे भी कह सकती हूँ कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि मैं एस डैश स्टेट तक पहुंच जाऊं गिवन दैट जब मैं एस स्टेट पर हूं और उस पर्टिकुलर स्टेट पे मैं ए एक्शन परफॉर्म करूं, राइट. आफ्टर दैट वी हैव अनदर कॉन्सेप्ट ऑफ रिवॉर्ड फंक्शन.
रिवॉर्ड फंक्शन क्या होता है? रिवॉर्ड फंक्शन बेसिकली टेल्स मी कि मैं एक स्टेट पर हूँ, उस पर मैंने कोई एक्शन परफॉर्म किया और उसके बाद मैं एक न्यू स्टेट पर चली गई, तो मुझे रिवॉर्ड कितना मिला। रिवॉर्ड इज समथिंग विच इज बेसिकली अ रियल नंबर। रिवॉर्ड हमेशा आपके पास कोई रियल नंबर होगा, ठीक है। वो आपको बताता है कि आप जब एक स्टेट से दूसरी स्टेट पर गए हैं तो आपको क्या लिविंग रिवॉर्ड मिला है। तो हमारे गेम्स के रूल्स कुछ इस तरह से हैं कि एट एवरी स्टेज यू विल रिसीव अ स्मॉल रिवॉर्ड, और जिसको हम लिविंग रिवॉर्ड कहते हैं। बेसिकली इट टेल्स यू कि अगर आपने कोई एक्शन परफॉर्म किया है तो आपकी उसको कोई आपको कोई कॉस्ट लगेगी उसकी, ठीक है। जितना रिवॉर्ड होगा वो उसकी लिविंग कॉस्ट होगी। अब जैसे हमारा लिविंग रिवॉर्ड फॉर एग्जांपल यहाँ पे है -0.1, ठीक है। लेट्स सपोज मेरा लिविंग रिवॉर्ड -0.1 है। तो इट विल से कि अगर मैं 1,3 पर जाने का एक्शन परफॉर्म किया और अगर आप 2,3 पर पहुंच गए, ठीक है, 2,3 पर पहुंच गए, तो आपका जो लिविंग रिवॉर्ड है वो -0.1 होगा। जैसे अगर मैं 1,3 पर हूँ और मैंने आगे बढ़ने का एक्शन परफॉर्म किया और मैं 2,3 पर पहुंच गई, तो वहां बढ़ने का जो मुझे पेनल्टी लग रही है वो -0.1 लग रही है। बिल्कुल उसी तरह अगर मैं 1,3 पर हूँ और मैं आगे बढ़ने का एक्शन परफॉर्म करती हूँ और मैं 1,2 पर एंड होती हूँ, तो इसका लिविंग रिवॉर्ड ही मेरे पास -0.1 ही है, ठीक है। So even everything you perform an action you will get every time you perform an action you will get a living reward. So it depends upon the rules and configuration, ठीक है। तो लेट्स सपोज अगर आपका एजेंट यहाँ पर है, जैसे कि 3,3 पर है, ठीक है। सो अगर आप यहाँ से राइट पर जाते हैं तो देन +1. So always has a starting state. You always have a starting state and more than one or non टर्मिनल स्टेट ना। यहाँ पे जैसे अगर इससे पहले हमने जो भी डिस्कशंस करी वहां पे हमारे पास कोई ना कोई टर्मिनल स्टेट तो थी, लेकिन जब हम एमडीबी की बात करें तो देयर इज अ चांस कि आपकी स्टार्टिंग स्टेट तो हमेशा हो, लेकिन जो टर्मिनल स्टेट्स हैं वो या तो एक से ज्यादा हो सकती हैं और या फिर ऐसा हो सकता है कि कोई टर्मिनल स्टेट हो ही ना, ठीक है। तो दिस इज समव्हाट व्हिच इज नोन एज एमडीपीज, और ये कुछ फॉर्मुलेशंस हैं एमडीपीज की जो कि हमने देखी, राइट। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड और कुछ और बात करते हैं कि हमारा एमडीपी जो है वो जनरली नॉन डिटर्मिनिस्टिक है। तो आप इसको एट लास्ट लेट मी जस्ट कंक्लूड कि हम एमडीपी को एक्सपेक्टिमेट्स को यूज करते हुए हम सॉल्व कर तो सकते हैं, बट नॉट इजी विद दैट ना। सो एफिशिएंटली अगर काम करना है तो फिर बिल्कुल भी एफिशिएंट नहीं है, ठीक है। तो लेट्स सी एन एग्जांपल कि हाउ दिस थिंग वर्क्स। लेट मी जस्ट प्ले दिस वीडियो। अगर आप इस वीडियो में गौर से देखें तो यहाँ पर मेरे पास ये पूरा मेरा ग्रिड वर्ल्ड है, जिसमें आपको नजर आ रहा है कि शुरू में मेरे पास कोई रिवॉर्ड नहीं है और मेरा बिगनिंग एपिसोड 1 है। और ये जो जीरो है, ये जीरो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? जीरो रिप्रेजेंट कर रहा है कि एजेंट का जो करंट वैल्यू है वो एजेंट ने अभी तक मूव ही नहीं करा, ठीक है। तो अब ये फिलहाल जो मुझे रिवॉर्ड मिलेगा वो जीरो ही होगा। जब भी मैं मूव करूंगी तो उससे रन टाइम पर चेंज रिवॉर्ड नजर आएगा, ठीक है, जब वो मूव करेगा तब, जब एजेंट मूव करेगा। तो इवेंचुअली एजेंट जो है जब मूव करना शुरू कर रहा है, देखें, जब एजेंट ने यहाँ से मूव करना शुरू किया तो वो मूव नहीं करा गया, क्यों? क्योंकि वहां से वो ऊपर नहीं जा सकता। लेकिन अब जब एजेंट आगे बढ़ा तो यहाँ से देखिए उसने मूवमेंट करना शुरू कर दी और यहाँ इसको -0.1 का लिविंग रिवॉर्ड मिलता जा रहा है, ठीक है। और ये रिवॉर्ड तब तक इसको मिलता जाएगा जब तक ये +1 तक ना पहुंच जाए। अब देखें जब एजेंट मूव करके यहाँ पे एजेंट ने अपवर्ड मूव करा, ठीक है, यहाँ से एजेंट जैसे ही अपवर्ड मूव करेगा तो हो सकता था कि वो -1 पे आ जाए, बट इवेंचुअली वो +1 पर आ गया, ठीक है। जैसे ही एजेंट +1 पर आया तो उसका जो रिवॉर्ड है वो इवेंचुअली उसको +1 रिवॉर्ड मिल गया। हाँ, देयर इज अ चांस कि अगर वो यहाँ होता और वो अपवर्ड मूव करने की कोशिश करता और यहाँ एंड अप हो जाता तो उसका रिवॉर्ड -1 होता। बट हेयर क्योंकि उसका रिवॉर्ड जो है उसने +1 का रिवॉर्ड हासिल कर लिया, लकीली इन्वायरमेंट ऑब्वियसली नॉन डिटर्मिनिस्टिक था, ये चांस था कि वो -1 पे चला जाए, बट क्योंकि वो +1 पे चला गया तो अब जब एट द एंड वो अपने रिवॉर्ड्स को देखेगा तो उसमें एट द एंड उसके पास जो एवरेज बोनस मिलेगा फ्रॉम स्टार्ट स्टेट वो 0.4 है। और आप देख सकते हैं कि पीछे वो शो कर रहा है कि पुराने -0.1 करते करते उसके पास एट द एंड गॉट रिवॉर्ड +1 का था, और जब उसने सबको टोटल किया तो उसका जो मैक्सिमम रिवॉर्ड बना वो बना 0.4, ठीक है। तो इस ग्रिड वर्ल्ड की अब हम बात करने जा रहे हैं और यही मार्कअप डिसीजन प्रोसेस है।
लेकिन अगर मैं इस ग्रिड वर्ड को स्टार्ट करने से पहले और इसमें इसकी फॉर्मलाइजेशन को और डिस्कस करने से पहले थोड़ा मार्कोव डिसीजन प्रोसेस की बात करूं, तो दिस इज समथिंग कि इफ आई टॉक अबाउट मार्कोव, तो ये अगर मैं सिर्फ ये बात करूं कि व्हाट डज इट मीन, तो इन कंप्यूटर साइंस या फिर वर्ल्ड ऑफ मैथमेटिक्स में ये नाम इतना बेइंतहा पुराना है और बेइंतहा माना हुआ है। तो यू विल ऑलवेज फाइंड द वर्ड मार्कोव जब भी आप कंप्यूटर साइंस में बात करेंगे और मैथमेटिक्स की बात करेंगे एज अ स्पेशल मीनिंग नेम। तो जब भी कोई इन्वायरमेंट या प्रोसेस हमारा मार्कोव होगा, तो उसका मतलब ये है कि लेट सपोज कि अगर मैं किसी करंट टाइम स्टैम्प टी पर हूँ, ठीक है, मैं किसी करंट टाइम स्टैम्प टी पर हूँ जहाँ मेरी स्टेट है एस टी। ठीक है, जब मेरी ये स्टेट है एस टी और इस एस टी के बिहाफ पर आपने फैसला करना है कि मैं इस पे कोई एक्शन परफॉर्म करूंगी, और मेरी जो नेक्स्ट स्टेट होगी वो एस टी प्लस वन होगी किसी टी प्लस वन के टाइम स्टैम्प पे। ठीक है, तो तो क्या होना चाहिए जो आपको किसी स्टेट एस पर ले जाए, एंड ऑब्वियसली इस करंट स्टेट जो हमारे पास जो नेक्स्ट स्टेट है एस टी प्लस वन पर आने से पहले आपने कोई स्टेट से गुजरा गुजरा ही होगा। जैसे कि एस टी, जब मैं एस टी प्लस वन पे हूँ तो उससे पहले एस टी आई, बिल्कुल उसी तरह इससे पहले भी कोई स्टेट होगी, और सबसे पहले भी कोई स्टेट होगी एस नॉट, जिसके बाद में एस वन पे गई, जिसके बाद में एस टू पे गई, जिसके बाद में इवेंचुअली चलते चलते एस टी माइनस वन पे पहुंची, जिसके बाद में एस टी पे पहुंची। तो दिस इज समवट के आपके पास बेहिसाब स्टेट्स पहले गई होंगी। तो बेसिकली फर्स्ट स्टेट की जगह जैसे मैंने एस नॉट ले लिया, तो मार्कोव क्या कहता है, मार्कोव कहता है ये कि मेरी जो करंट स्टेट है, जैसे कि ये मार्कोव ये कहता है जो मेरी करंट स्टेट है वो स्टेट काफी है, उस स्टेट में वो सारी इंफॉर्मेशन है जिससे आप अंदाजा लगा सकें कि आपकी नेक्स्ट स्टेट क्या होगी। ठीक है, so all the information about the next state is present in the current state, and you do not need to store or memorize the last state, and this is something which is a very strong assumption। अगर आप इस इक्वेशन को देखें यहाँ पर, तो ये इक्वेशन यही कह रही है कि जैसे पहले आपने सबसे पहले एस नॉट थी, फिर आपके पास और दूसरी स्टेट्स आई, और उसके बाद आपके पास एक नेक्स्ट स्टेट आती है एस टी प्लस वन। तो उसके लिए ये जो पुरानी स्टेट्स है उनको याद करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, उसको बस ये पता होना चाहिए कि मेरी जो लास्ट स्टेट थी उस पे मैंने क्या एक्शन परफॉर्म किया जो मेरे पास ये नेक्स्ट स्टेट आई। ठीक है, सो इस इक्वेशन को देखते हुए अगर इफ यू वांट टू, आई कैन से इफ यू वांट टू प्रेडिक्ट द फ्यूचर स्टेट based on the current state, then you would not need any of the information which is from past। ठीक है, ये जो आपकी पूरी मशीन लर्निंग की फील्ड है ना, वो आपके एमडीपी, ये जो एमडीपी प्रोसेस है इसी पर रिलाय करती है, वो एमडीपी पर ही बेस करते हुए बनी है, इसी चीज पर रिलाय करती है, और इसी तरह इसी प्रोसीजर को फॉलो करते हुए एमडीपी पे काम होता है। नेक्स्ट वी हैव समथिंग विच इज नोन एज पॉलिसी। तो अच्छा, अगर आप किसी ऐसी स्टेट के बारे में बात करते हैं जिसके अंदर जो एक्शंस हैं वो नॉइजी हैं, दैट वुड मीन कि देयर इज नो गारंटी कि आप हमेशा एक पर्टिकुलर जगह पर ही पहुंचेंगे। देन वी कांट प्ले वी कैन नॉट मेक अ प्लान अबाउट दिस ना, कि हम प्लान ही उस चीज को करते हैं जब आपको पता होता है कि मैं ये स्टेप लूंगी तो इसके ये कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, लेकिन यहाँ तो मुझे आउटकम कॉन्सिक्वेंसेज पता ही नहीं है। सो व्हाट यू नीड इज अ पॉलिसी। ठीक है, नाउ पॉलिसी क्या होती है? अ पॉलिसी नॉर्मली डिफाइंड बाय अ लेटर पाई, राइट, दिस इज द सिंबल ऑफ पॉलिसी, राइट। सो इट इज अ फंक्शन। पाई है क्या? पाई एक फंक्शन है, ठीक है, विच टेल्स यू कि किसी भी स्टेट पे कौन सा एक्शन चूज करना। ठीक है, पाई इज अ फंक्शन विच टेल्स यू कि किसी भी स्टेट पे कौन सा एक्शन चूज करना है। ठीक है, जस्ट पॉज दिस वीडियो एंड थिंक फॉर अ सेकेंड कि बेसिकली ये एक मैथमेटिकल नोटेशन है और पाई एक फंक्शन है, तो यहाँ एस क्या है और यहाँ ए क्या है? एंड आफ्टर थिंकिंग दिस, जस्ट रिज्यूम द वीडियो अगेन एंड सी कि जब पाई एक फंक्शन है तो उसमें जो एस है वो मेरा इनपुट है और मेरा एक्शन आउटपुट है। मीन्स पाई इज अ फंक्शन जिसने मैं एस इनपुट दूंगी तो पाई मुझे बताएगा अच्छा इस स्टेट पे रहते हुए आप ये पर्टिकुलर एक्शन परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो एस इज द इनपुट ऑफ दिस फंक्शन एंड ए इज द आउटपुट, दैट्स व्हाई इज नोन एज पॉलिसी। पॉलिसी ये है कि मैं अभी जिस स्टेट पे खड़ी हुई हूँ उसमें मैं क्या एक्शन परफॉर्म करूँ। ठीक है, लेकिन जब इसी पाई को जब मैं पाई स्टेरिक कहना शुरू कर देती हूँ, तो दिस मीन्स कि ये पॉलिसी जो है अब ऑप्टिमल पॉलिसी, मीन्स किसी स्टेट पे रहते हुए जो बेस्ट एक्शन दे वो ऑप्टिमल पॉलिसी होती है। तो उसको आप किस सिंबल से डिनोट करते हैं? ऑप्टिमल पॉलिसी को हम
पाई स्टैटिक से डिनोट करते हैं, जो कि आपकी यूटिलिटी को मैक्सिमाइज कर देगी। ठीक है, तो इन जनरल एक्सपेक्टिव मैक्स की जब हम बात करते हैं तो वो जो है इंटायर पॉलिसी के लिए कंप्यूट नहीं कर सकता, मे बी फॉर अ सिंगल स्टेट के लिए कंप्यूट कर दे। बट नाउ अब जब हम इंटायर एनवायरनमेंट की बात कर रहे हैं तो हम आगे डिस्कशन में देखेंगे कि हम किस तरह ऑप्टिमल पॉलिसी फाइंड आउट करें दैट विल जो कि हमारी गोल्स को मैक्सिमाइज कर दे, जो कि हमारे रिवॉर्ड्स को मैक्सिमाइज कर दे, एंड इवेंचुअली जो कि हमारी यूटिलिटी को मैक्सिमाइज कर दे। ठीक है, सो दिस इज द मेन आइडिया ऑफ पॉलिसी। ओके, अब हम बात करते हैं ऑप्टिमल पॉलिसी की, ताकि आप और आपके पास और क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो जाए। अच्छा, अब दिस एग्जांपल इट्स सेइंग कि आपका जो लिविंग रिवॉर्ड है वो माइनस, आपका जो लिविंग रिवॉर्ड है वो -0.1 है। ठीक है, तो जब आपका लिविंग रिवॉर्ड -0.1 है, इट मीन्स के एजेंट को हर एक्शन पर -0.1 मिलना है। तो नाउ ये एरोज हमें क्या बता रहे हैं, यहाँ पे हर पर्टिकुलर एरो जो एक स्टेट पे है वो ये बता रहा है कि इस स्टेट पर रहते हुए आपका आपको सबसे अच्छा एक्शन जो है वो क्या है। जैसे अगर मैं यहाँ पर हूँ तो सबसे बेस्ट एक्शन ये कि मैं लेफ्ट मूव कर जाऊँ। अगर मैं यहाँ पर हूँ तो अभी भी सबसे लेफ्ट बेस्ट एक्शन ये कि मैं लेफ्ट पर मूव कर जाऊँ। ठीक है, अब फर्स्ट करें हमारा एजेंट पोजीशन नंबर 2,3 पर है। ठीक है, 2,3 पर मौजूद है। सो व्हाई डू यू थिंक एट दिस पोजीशन मूविंग द लेफ्ट पोजीशन इज प्रिफर्ड एज कंपेयर टू मूविंग अपवर्ड? क्योंकि जब मैं ऊपर जाऊंगी तभी तो मैं रिवॉर्ड के करीब जा रही हूँ। फिर वो मुझसे ये क्यों कह रहा है मेरा एजेंट इस लिविंग रिवॉर्ड पे और 2,3 पे कि नहीं ऊपर नहीं जाओ, ऊपर नहीं जाओ, इस दीवार पे टक्कर मारते रहो। ठीक है, जस्ट पॉज द वीडियो एंड थिंक, देन फिर आप रिज्यूम करके मेरी बात सुने। इफ यू मूव अपवर्ड ना, जब मैं फॉरवर्ड मूव करने की बात करती हूँ तो मेरे पास 10% चांस है कि मेरी जो रिवॉर्ड है ना वो मैं -1 कर दूँ, क्योंकि जब मैं आगे बढ़ूंगी तो जरूरी नहीं है ना कि मैं आगे बढ़ जाऊँ। 80% चांस है कि मैं ऊपर चली जाऊँ, 10% चांस है कि मैं इस दीवार पे हिट कर जाऊँ, और 10% चांस है कि मेरी रिवॉर्ड -1 हो जाए। फौरन से फौरन ही -1 हो जाएगा ना, तो मेरा एजेंट यहाँ है। ठीक है, तो यहाँ आगे बढ़ने की जगह मैंने एक्शन दे दिया ये कि दीवार को हिट करते रहो, ये ज्यादा बेहतर है। क्यों? क्योंकि लिविंग रिवॉर्ड इतना कम है कि बार बार दीवार को हिट करने का हम अफोर्डेबल कर सकते हैं, लेकिन -1 का रिवॉर्ड इतना ज्यादा है कि हम इसको अफोर्ड नहीं कर सकते। ठीक है, तो इवेंचुअली जब आप ऐसा कह रहे हैं तो ओनली प्ले दैट वुड गो इज ओनली प्ले दैट कुड गो इज आइदर अप और डाउन। तो कभी भी आप राइट पे मूव कर सकते हैं, और राइट पे मूव करने के नतीजे में देयर इज अ चांस कि आपका जो रिवॉर्ड है वो -1 हो जाए। ठीक है, एंड -0.01 इज समथिंग विच इज अफोर्डेबल। तो हाउएवर अगर मैं लिविंग रिवॉर्ड को थोड़ा सा बढ़ा दूं तो अब क्या होगा फिर देखते हैं। ठीक है ना, यहाँ तो हम अफोर्ड कर सकते थे, लेकिन जब मैं लिविंग रिवॉर्ड को थोड़ा सा बढ़ा के -0.1 से -0.3 कर दूं, तो हाउएवर अगर मैं लिविंग रिवॉर्ड को ये मैंने यहाँ बढ़ा दिया तो एज सुन एज द रिवॉर्ड इज -0.03 द रिवॉर्ड चेंजिंग। सो अब हम उसको वो लग्जरी नहीं दे सकते जो हम पहले दे रहे थे, अब नुकसान दे। क्यों? क्योंकि लिविंग रिवॉर्ड अब 3 टाइम्स बढ़ गया। नाउ दिस इज समथिंग विच आई कैन नॉट अफोर्ड विच नाउ विच पोजिशन हैव चेंज्ड। अब वो ये कहेगा कि भाई जब इतना बढ़ गया ना तो बार बार टक्कर मारने से बेहतर है कि एक ट्राई ले लो। ठीक है, एक ट्राई ले लो और ऊपर मूव कर जाओ। हो सकता है 80% चांस के साथ +1 की तरफ चले जाओ, और अगर -1 से हार भी गए तो इतना नुकसान नहीं होगा जितना इस दीवार को बार बार हिट करने को होगा, क्योंकि -0.1 एक दो दफा हिट करने के बाद ही, -0.03 एक आध दफा हिट करने के बाद ही -1 से भी ज्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, तो वो फिर हारना कबूल है, रादर देन कि मैं -0.3 को मल्टीप्लाई बाय समथिंग करूं और -1 से भी ज्यादा मेरा लिविंग रिवॉर्ड बढ़ जाए, या मेरा टोटल सम ऑफ रिवॉर्ड्स बढ़ जाए। ठीक है, नाउ व्हाट्स द मेजर मेजर डिफरेंस यू हैव सीन, कि क्योंकि आपका लिविंग रिवॉर्ड ज्यादा बढ़ चुका है तो अब आप हर जगह से यू आर ट्राइंग टू फाइंड द शॉर्टेस्ट। ठीक है ना, जब जब रिवॉर्ड -0.4 हो गया है, तो आप जब कह रहे हैं कि मुझे 0.4 का लिविंग रिवॉर्ड मिल रहा है, तो मीन्स हर स्टेट पे मुझे ये पड़ेगा, इसकी पेनल्टी पड़ेगी। तो मैं कहीं भी हूँ तो मैं वहां से देखूंगी कि +1 तक शॉर्टेस्ट कहाँ से पहुंच रही हूँ। मैं देखूंगी यहाँ पे शॉर्टेस्ट +1 यहाँ से पहुंचूँ, यहाँ से मैं यहाँ शॉर्टेस्ट पहुंचूंगी, यहाँ से ये शॉर्टेस्ट ये पड़ रहा है। ठीक है, तो हर जगह पे आप एरो इस ये देखते हुए बनाएंगे कि मैं ऐसे कौन से पाथ को बना रही हूँ जिससे मेरा जो गोल है वो सबसे ज्यादा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में मुझे मिल जाएगा।
ठीक है. So in conclusion, I would say, कि हमारे एक्शंस हमारी एनवायरनमेंट की कॉन्फ़िगरेशन पर डिपेंड करते हैं. इवेंचुअली अगर आपका रिवॉर्ड -2.0 कर दिया है, तो यू कैन से कि 2.3 पर क्या फर्क पड़ेगा. आपको बहुत आराम से आप कह सकते हैं कि 2.3 पर वो ये कहेगा कि ना दीवार को टक्कर मारो ना ऊपर जाने की कोशिश करो, क्योंकि जब मैं ऊपर जाऊंगी तो मुझे -2.0 का लिविंग रिवॉर्ड देना पड़ेगा, जो कि -1 से भी ज्यादा है. तो लिविंग रिवॉर्ड जब इतना ज्यादा है और मेरा गोल ये है कि मैं अपने सम ऑफ रिवॉर्ड्स को मैक्सिमाइज करूं, तो इट्स बेटर कि मैं -1 का लिविंग रिवॉर्ड लेके हार ही जाऊं. तो यहाँ पे खेलने से हारना बेहतर है, क्योंकि यहाँ पे हार में आपका जो है गोल अचीव हो रहा है. ठीक है. तो दिस इज द आइडिया, दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑप्टिमल पॉलिसी, कि आप अपनी पॉलिसी को बिल्कुल अपनी इन्वायरमेंट को देखते हुए, अपनी इन्वायरमेंट के कॉन्सिक्वेंसेस को देखते हुए, अपनी इन्वायरमेंट की कॉन्फ़िगरेशन को देखते हुए फैसला करते हैं कि इस करंट इंस्टेंस पे ऑप्टिमल पॉलिसी क्या होगी, और ऑप्टिमल पॉलिसी क्या है जो सम व्हाट हर हाल में आपकी यूटिलिटी को मैक्सिमाइज करने की कोशिश करे. Right. So in the next video, we'll be talking about this particular example of car racing. For now, thank you so much. Allah Hafiz.